सो स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मौर्य, कलेक्टर कॉलोनी म्युनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आज आप लोगों को 15 चैप्टर साइंस 2 का सजीवों में जीवन प्रक्रिया इस पाठ से कुछ घटकों को पढ़ाने वाली हूँ। ध्यान से आप लोगों को सुनना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं मानवीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिकाओं के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है। तंत्रिकाएं जो होती है संवेदना का कार्य करती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे सूंघना और टेस्ट लेना वगैरह, या फिर कोई हमें टच करता है तो ये सारी संवेदनाएं हमें तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से पता चलती हैं। तो जो मानवीय तंत्रिका तंत्र है यह बहुत ही जटिल प्रकार का तंत्रिका तंत्र है। हमारे शरीर में बहुत सारी गतिविधियां होते रहती हैं और ये गतिविधियों को बहुत ही श्रेष्ठतम और प्रभावी ढंग से नियंत्रित होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। मानव में जो तंत्र का नियंत्रण होता है ये दो प्रकार से होता है। तांत्रिकी नियंत्रण मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होने वाला नियंत्रण। दूसरा है रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण यहाँ पर रासायनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसमें मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ये कार्य किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले इस स्लाइड पर जितनी भी चीजें हैं इसे हमें ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करें तो हमें ठीक से समझ आना चाहिए कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। तंत्र की नियंत्रण 3 प्रकार से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, इसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु का समावेश होता है। इसकी आकृति जो है वो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। अभी हमें ध्यान से इसे याद कर लेना है कि पहला तंत्र की नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसको शॉर्ट में हम CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कुछ ग्रंथियां हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान में आ गया है कि मानवीय तंत्रिका तंत्र में जो नियंत्रण होता है वो 2 प्रकार से होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण का अर्थ होता है तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होने वाला नियंत्रण, और रासायनिक नियंत्रण जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला जो पढ़ेंगे हम वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु का समावेश होता है। यहाँ पे जो आपको आकृति दी गई है उसे हम ध्यान से देख लेते हैं। मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ मेरु रज्जु। ठीक है, ये मस्तिष्क है और उसके नीचे का जो भाग है उसे हम मेरु रज्जु कहते हैं। ठीक है, ये दोनों साथ में मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और इनके कार्य देखो, मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दायां और बायां। दायां जो भाग होता है वो विश्लेषणात्मक विचार, तार्किक विचार और विज्ञान और गणित से संबंधित होता है। यहाँ पे जितने भी लॉजिकल कार्य हम करते हैं, सोच समझ कर जो कार्य करते हैं वो मस्तिष्क के दाएं भाग द्वारा किए जाते हैं। जो इनोवेटिव चीजें होती हैं, जो हम इंटरनल जो हमारी कैपेसिटी होती है, जन्मजात जो गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, नए नए विचार जो हमारे अंदर निर्मित होते हैं बिना सोचे समझे, वो मस्तिष्क के बाएं ओर का जो भाग है यह कार्य करता है। जैसे कला, संगीत, कोई नई चीजों का निर्माण करना, कुछ अच्छे विचारों को प्रकट करना, सभी के लिए सोचकर कोई कार्य करना, ये सारी चीजें मस्तिष्क के बाएं ओर के भाग द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर पहले ही भी आपका क्लास हो चुका है, तो हम इसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो मस्तिष्क होता है इसको विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और मेरु रज्जु।
प्रमस्तिष्क जो होता है वो ऐच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, जैसे मन की एकाग्रता, निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और बुद्धि विषयक जो क्रियाएं होती हैं वो प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है। उसके बाद है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है? ऐच्छिक जो गतिविधियां अभी ऊपर हमने पढ़ी हैं, जो मैंने बताई हैं अभी आपको, ऐच्छिक गतिविधियों के बीच में समन्वय स्थापित करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मस्तिष्क पुच्छ ये हृदय अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक गतिविधियां मतलब जिन गतिविधियों को हम नियंत्रित खुद से नहीं कर सकते, जैसे हृदय की गति, रक्त का प्रवाह, श्वसन, छींकना, खांसना, लार की निर्मित इत्यादि मस्तिष्क पुच्छ द्वारा किया जाता है। इसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। आखिरी है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का कार्य क्या है? संवेदनाओं का संवहन करना। जो आवेग संवेदनाओं के कारण जो आवेग उत्पन्न होते हैं उनका संवहन करना, जैसे त्वचा, कान, यहाँ से जो भी संवेदनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसके आवेग का संवहन करना और मस्तिष्क तक पहुंचाना। मस्तिष्क से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर आवेगों का संवहन करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वयक केंद्र के रूप में कार्य करना। प्रतिवर्ती क्रिया हम आगे के स्लाइड में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि जैसे कभी आप गिरने वाले होते हैं तो आपका जो हाथ है, पैर है, ऑटोमेटिक कुछ चीजें पकड़ने की कोशिश करता है ताकि आप बच जाए। कोई गर्म वस्तु है, हम उसे छूने से पहले ही समझ जाते हैं कि ये बहुत गर्म है, हम उसे नहीं छूने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें पहले ही महसूस हो जाता है कि क्या होने वाला है, हमारा हाथ जलने वाला है या फिर बहुत ठंडी चीज है, तो उसका जो फीलिंग है हमें पहले से ही पता चल जाता है। इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समझ आ गया है। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु का समावेश होता है। उसके कार्य के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है बाहर की तंत्रिका तंत्र है, हमारे शरीर के बाहरी ओर से हमें कंट्रोल करती है। परिधि तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों से ही उद्भव होता है उसका। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं, परिधि तंत्रिकाएं, उसे हम मस्तिष्कीय तंत्रिका कहते हैं। और जो परिधि तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से उत्पन्न होती हैं उसे हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस डायग्राम में आपको दो कलर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे, एक पिंक है और एक ऑरेंज है। ये पर्पसली ऐसे कलर दिया गया है ताकि आप इसे समझ सकें। जो पिंक कलर में हमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दिखाया गया है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। जो ऑरेंज कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए एक पूरा जाल सा फैला हुआ है हमारे पूरे शरीर पर, इसलिए इसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्क की तंत्रिका कहते हैं। सिर, छाती तथा पेट के विभिन्न भागों से यह संलग्न होती है, जुड़ी हुई होती है और इसकी 12 जोड़ियां होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12 जोड़ियां। यदि आप कभी कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उन्हें पैरालिसिस हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने फेस को कोई उनके फेस को अगर टच करता है तो उन्हें महसूस नहीं होता, या फिर हम अपना माथा ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग अपना माथा ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कुछ लोगों में ऐसा हो जाता है कि उनके जो आई बॉल होते हैं, जैसे हम यहाँ वहाँ देख सकते हैं, अपनी आंखों को घुमा सकते हैं गोल गोल, मगर कुछ लोग ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं। ये क्यों नहीं कर पाते हैं? इसी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में यदि कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम अपनी ये सारी फेस चेहरे से रिलेटेड क्रियाएं हम नहीं कर पाते। ठीक है।
ओके। मस्तिष्क की तंत्रिकाएं देखिए, ये जोड़ियों में होती हैं। 12 जोड़ियों के नाम दिए गए हैं और उसका स्थान भी दिखाया गया है कि कौन से नर्व कहाँ पर पाए जाते हैं। पहली है घ्राण तंत्रिका। घ्राण तंत्रिका हमारे सूंघने से संबंधित होती है। दृक तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, ट्रॉक्लियर तंत्रिका, ट्राइजेमिनल तंत्रिका। नाम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, ये तुम्हारे पोर्शन इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। एब्ड्यूसेंस तंत्रिका, फेशियल तंत्रिका, ऑडिटरी तंत्रिका, ग्लॉसोफेरिंजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका और हाइपोग्लॉसल तंत्रिका। ये जो 12 जोड़ियां हैं वो अलग अलग कार्य करती हैं। इस आकृति में आप ध्यान से देख लीजिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। चेहरे और चेहरे से संबंधित सारे जो संवेदनाएं हैं, इन्हीं तंत्रिकाओं द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के कार्य। मस्तिष्क के तंत्रिकाओं के कार्य के लिए हम एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते हुए उसे समझिए। नर्वस सिस्टम 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से हम पेरिफेरल परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में अभी हम ये वीडियो देखने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए। परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो होती हैं वो जोड़ियों में होती हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये दिखाई देंगी मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं। जिस भाग के बारे में हम पढ़ेंगे वो भाग हमें ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा, तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहला है घ्राण तंत्रिका। घ्राण तंत्रिका। दूसरा है दृक तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, ट्रॉक्लियर तंत्रिका, ट्राइजेमाइनल तंत्रिका, एब्ड्यूसेंस तंत्रिका, फेशियल तंत्रिका, ऑडिटरी तंत्रिका, ग्लॉसोफेरिंजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका, हाइपोग्लॉसल तंत्रिका। इनके कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है घ्राण तंत्रिका। ये हमारे नाक के अंदर के स्तर पर से संबंधित होता है। ये हमें सूंघने जैसी क्रिया में मदद करता है। किसी भी वस्तु को सूंघना, सूंघ कर समझना, ये सारी चीजें घ्राण तंत्रिका द्वारा की जाती हैं। दृक तंत्रिका, ये हमें विजन से संबंधित होता है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं उससे संबंधित ये कार्य करती हैं। किसी भी वस्तु को देखना, उसका इमेज बनाना वगैरह। ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका। ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर तंत्रिका ये दोनों साथ में मिलकर आईबॉल के मूवमेंट और उसकी जो नर्व्स होते हैं उसे नियंत्रित करते हैं। हम आंखों को यहाँ वहां घुमा पाते हैं, अपने आईबॉल को यहाँ वहां घुमा पाते हैं, वो इनकी मदद के द्वारा। ट्राइजेमाइनल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। इसके 3 भाग होते हैं ट्राइजेमाइनल नर्व के।
पहला जो है ये माथा और नाक को कवर करता है। मैक्सिलरी जो है ये हमारे ऊपर का जो जबड़ा है उसे और गाल के ऊपर के भाग को कंट्रोल करता है। और मैंडिबुलर जो है वो नीचे के जबड़े को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हम कलर से देख सकते हैं इसके 3 भाग होते हैं और तीनों भाग के अलग-अलग कार्य होते हैं। इन्हें हम मिश्रित प्रकार के नर्व फाइबर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो होता है ये मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं। आंखों को बंद खोलना, बंद करना, ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। फेशियल तंत्रिका तंत्र, ये भी मिक्स प्रकार की होती है, मिश्रित प्रकार की होती हैं। हमारा जो चेहरा है इस पर चेहरे की जो भाव भंगिमा करते समय जो हम मूवमेंट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से ये संबंधित होता है। उसके बाद है ऑडिटरी तंत्रिका। ऑडिटरी तंत्रिका जो है ये हमें सुनने से संबंधित होती है। जो चीजें हमें सुनाई देती हैं वो इनके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। नेक्स्ट है ग्लॉसोफेरिंजियल तंत्रिका। ग्लॉसोफेरिंजियल तंत्रिका भी मिक्स्ड प्रकार की होती है। सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित होती है। सलाइवा जो लार निकलता है हमारे मुंह में उससे संबंधित होती है। वेगस ये सबसे बड़ी तंत्रिका होती है जो हमारे विसरल जो मांसपेशियां होती हैं जैसे हृदय या फिर पाचन संस्थान से लेके सभी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इम्पोर्टेंट अंग होते हैं, उनमें जो संवेदनाएं हमें महसूस होती हैं वो वेगस नर्व के द्वारा होती हैं। स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका, ये जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलती हैं, हमारे गर्दन में पाई जाती हैं। ये भी मिश्रित प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। ये मसल्स से संबंधित होती हैं। हमारे जो कंधा होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। आखिरी है हाइपोग्लॉसल तंत्रिका। हाइपोग्लॉसल तंत्रिका ये भी मोटर नर्व फाइबर्स है। जो हमारा टंग होता है, जीभ होता है, उसकी मूवमेंट में ये मदद करती है। इस प्रकार ये जो 12 जोड़ियां हैं, 12 जोड़ियां जो हैं मस्तिष्क से निकलती हैं और अलग-अलग कार्य करती हैं। जो भी यहाँ पर कार्य बताया गया है, अगर वो कार्य करने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो हम बता सकते हैं कि कौन से नर्व में क्या प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। नेक्स्ट है मेरु तंत्रिका। मस्तिष्क की तंत्रिकाएं जो है इसकी 12 जोड़ियां होती है, लेकिन मेरु तंत्रिका इसकी 31 जोड़ियां होती हैं। मेरु रज्जु से निकलने वाली परिधि तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका कहते हैं। मानव में 31 जोड़ियां पैर्स होती हैं परिधि तंत्रिका तंत्र की। उनके नाम इस प्रकार हैं: ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं, वक्षीय मेरु तंत्रिकाएं, कटि मेरु तंत्रिकाएं, त्रिक मेरु तंत्रिकाएं और अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं। ग्रीवा मेरु तंत्रिकाओं की 8 जोड़ियां होती हैं। वक्षीय मेरु तंत्रिकाओं की 12 जोड़ियां, कटि मेरु तंत्रिकाओं की 5 जोड़ियां, त्रिक मेरु तंत्रिकाओं की 5 जोड़ियां और अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाओं की 1 जोड़ी। इन सभी को मिला के 31 जोड़ी पाई जाती है मेरु तंत्रिका की। इसके कार्य और इसका स्थान यहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरु रज्जु से निकलने वाली ये 31 जोड़ियां होती हैं जिसे हम मेरु तंत्रिका कहते हैं। ये हमारे दोनों तरफ पाई जाती हैं और इनका कार्य होता है कि जो शरीर में हमारा बॉडी मूवमेंट है उसे कंट्रोल करना और नियंत्रित तरीके से कार्य को संपन्न कराना। इसका पूरा जाल हमारे शरीर पर फैला हुआ होता है। कार्य क्या है देखिए, ये हमारे स्किन और ब्रेन से संबंधित होती हैं और
इम्पोर्टेंट जो संवेदनाएं हैं वो मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मोटर नर्व्स, इनका कार्य क्या होता है कि ब्रेन और मेरुरज्जु से इफेक्टर ऑर्गन तक संवेदनाओं को ले जाना है, जैसे हमारा मसल मूवमेंट। हमारी जो एक्टिविटी होती है ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों एक्टिविटियों को ये कंट्रोल करती हैं मेरु तंत्रिकाएं, जिससे हम संतुलित रूप से कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, मानवीय तंत्रिका तंत्र में तंत्र की नियंत्रण जो है वो 3 प्रकार से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। 2 तंत्रिका तंत्र के बारे में हमें ऑलरेडी पढ़ लिया है। लास्ट वन है स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र। देखिए ये कहाँ पर है? अनैच्छिक क्रियाओं को संपन्न करती हैं ये तंत्रिकाएं। हृदय, फेफड़े, उदर जैसे अनैच्छिक अंगों को इस तंत्रिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये स्वयं नियंत्रित होती हैं। इस पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये 2 प्रकार की होती हैं, अनुकंपी तंत्रिका संस्थान और परानुकंपी तंत्रिका संस्थान। यहाँ पर हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अनुकंपी क्या होता है और परानुकंपी क्या होता है। अनुकंपी तंत्रिका संस्थान, इसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं शरीर के वक्ष तथा काट भाग के अंगों में पाई जाती हैं तथा इन्हीं भागों से संबंधित क्रियाएं इनमें होती हैं, जिन पर मानव मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय की गति को बढ़ाना, पुतली को फैलाना, पसीने के स्राव को उत्तेजित करना इत्यादि अनुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा की जाती हैं। इस तंत्र की तंत्रिकाएं नेत्र, अश्रु ग्रंथियों, नाक, भूख, स्वर यंत्र, फेफड़ों, अमाशय, जिगर आदि को कहा जाता है। अनुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा नियंत्रित क्रियाएं डर, क्रोध आदि संकट पूर्ण स्थितियों में कार्यरत होती हैं। किसी चीज को देखकर यदि हम डर जाते हैं तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, आंख की पुतलियां फैल जाती हैं, गुस्से में हमारा जो चेहरा है वो एकदम तमतमा जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो अनुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। परानुकंपी तंत्रिका संस्थान ये अनुकंपी तंत्रिका संस्थान के विपरीत कार्य करती हैं। इस संस्थान की तंत्रिकाएं अनुकंपी तंत्रिका संस्थान के विपरीत कार्य करती हैं और यह प्रायः लंबी और पतली होती हैं और तंत्रिकाओं में जो गुच्छक होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं। इस प्रकार दोनों संस्थान के विरोधात्मक प्रभाव के कारण ही शरीर के भीतर होने वाली ये सब नित्य कर्म क्रियाएं जिनसे मानव अनभिज्ञ रहता है, सामान्यतः संतुलित दशा में होती हैं और शरीर के भीतर के वातावरण को अखंड बनाए रखती हैं। परानुकंपी तंत्रिका संस्थान द्वारा नियंत्रित क्रियाएं सुख, आराम व भोग विलास के समय अधिक सक्रिय होती हैं। अनुकंपी जो है ये उत्तेजनात्मक कार्य करती हैं और परानुकंपी जो है वो रिलैक्स मोड में जब हम रहते हैं तब ये सक्रिय होती हैं। यहाँ पर इनका जो है अंतर स्पष्ट करो यदि आता है एग्जाम में आपको या फिर अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये जो टेबल दिया हुआ है इससे हम समझ सकते हैं। अनुकंपी तंत्र के प्रभाव और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव। अनुकंपी हमें पता है जब हम उत्तेजित होते हैं तब ये कार्य करता है और परानुकंपी जब हम बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में होते हैं, आराम के मूड में होते हैं, तब यह इफेक्टिव होता है। आंखों की पुतलियां अनुकंपी संस्थान के नियंत्रण में फैल जाती हैं और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में सिकुड़ जाती हैं। अश्रु ग्रंथि उत्तेजित होती है अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में अश्रु स्राव को कम करता है। जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ही आराम से होते हैं तो हमें रोना नहीं आता, लेकिन हमें बहुत गुस्सा है या फिर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं तो हम उत्तेजित होकर हमारी आंखों से पानी निकल जाता है।
लार ग्रंथियां, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में लार जो है कम निकलता है और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में लार के स्राव को ये उत्तेजना प्राप्त होती है, श्वास अंग सिकुड़ते हैं, हृदय धड़कन को बढ़ाता है अनुकंपी तंत्रिका संस्थान और परानुकंपी तंत्रिका संस्थान हृदय की धड़कन को घटाता है। रक्त वाहिनियों पर इसका क्या इफेक्ट होता है? अनुकंपी तंत्र के नियंत्रण में रक्त वाहिनियां सिकुड़कर रक्त के दाब को बढ़ाती हैं, जिससे हमारी धड़कन बढ़ती है। परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में रक्त वाहिनियां फैल जाती हैं और रक्त दाब घट जाता है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आहार नाल, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में ग्रंथियां फैलती हैं, परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं। पसीने की ग्रंथियां, अनुकंपी तंत्र के प्रभाव में स्राव उत्तेजित होता है और परानुकंपी तंत्र के प्रभाव में स्राव जो होता है वो कम होता है। आगे का आप स्लाइड में रीड कर लीजिए, दोनों ही एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। नेक्स्ट हम प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? यदि हमारे आसपास कोई घटना घट रही है और हम अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में जो प्रतिक्रिया देते हैं उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखो दिया हुआ है, किसी उद्दीपन के कारण स्वतः होने वाली शरीर की अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ध्यान से इसे समझ लो। एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिया हुआ है, अचानक ही किसी गर्म वस्तु के हाथ छूते ही तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं, इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। स्वादिष्ट भोजन या फिर इमली किसी खट्टे पदार्थ को देखकर हमारे मुंह में लार आने लगता है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ये दो प्रकार की होती है, सरल और उपार्जित। सरल प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? इस प्रकार की प्रतिक्रिया जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है, अर्थात यह जन्म के साथ ही मानव को प्राप्त हो जाती हैं। इनका नियंत्रण पूर्णतया मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जैसे किसी वस्तु को आंख की तरफ आता देखकर पलकें बंद कर लेना, निगले हुए भोजन का श्वास नली में जाने पर खांसी आना, तेज प्रकाश में पुतली का सिकुड़ जाना, सोते हुए व्यक्ति के पैर को गुदगुदाने पर पैर को झटका मारना, ये सारी सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो जन्मजात होती हैं। उपार्जित क्या होती हैं? ये जन्मजात नहीं होती हैं, लेकिन जन्म के पश्चात बहुत परीक्षण के माध्यम से सीखी जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कार अथवा मोटरसाइकिल के आगे आते हुए देखने पर अचानक ब्रेक लगा लेना, व्यक्ति को झुका हुआ देखने पर कुत्ते का डरकर भाग जाना, अध्यापक का क्लास में प्रवेश करने पर बच्चों का खड़ा हो जाना। इसे पढ़कर हमें क्या समझ आता है कि ये हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन काल में, अध्ययन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसकी क्रियाविधि कैसी होती है? प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि देखिए क्या होती है। बाहरी उद्दीपन को संवेदी ग्राही द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे संवेदी तंत्रिका विद्युत आवेग के रूप में मेरुरज्जु के केंद्रीय भाग में पहुंचा देती है। मेरुरज्जु के केंद्रीय भाग में संवेदी तंत्रिकाओं से निकलने वाले आवेग प्रेरक तंत्रिका में आवेग उत्पन्न कर देते हैं और यह आवेग प्रेरक चालक तंत्रिका माध्यम से उस अंग की पेशियों तक जाता है, जिससे हम उस अंग की पेशियां गति करती हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी को पिन चुभाई जाती है तो उत्पन्न संवेदनाएं संवेदी तंतु के माध्यम से विद्युत आवेश के रूप में मेरुरज्जु में जाते हैं, जहां से ये आवेग प्रेरक तंत्रिकाओं में विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं, जो प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से हाथ की पेशियों तक पहुंचता है, जिससे हाथ की पेशियां सिकुड़ती हैं और हाथ उस पिन से दूर हट जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है। ये गति किस प्रकार हो रही है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। ध्यान से देखिए।
वीडियो को देखते हुए आप ध्यान देना कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सी संवेदी तंत्रिकाएं कार्य कर रही हैं, कौन सा अंग इसमें इन्वॉल्व है। सभी उदाहरणों को ध्यान से देखो कि हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम देते हैं। देखिए ये इस प्रकार हुआ है। देखिए संवेदी अंग द्वारा इंफॉर्मेशन मेरुरज्जु के केंद्रीय भाग तक ले जाया जाता है और वहां से प्रेरक तंत्रिका है उससे सिग्नल्स मिलते हैं, इससे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और एक्शन ले पाती हैं, जैसे हाथ का तुरंत हट जाना। ये जो क्रिया हुई है इसे हम प्रतिविधि कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित जो भाग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, फिर मेरुरज्जु से चालक प्रेरक तंत्रिका और प्रभावी अंग। इन सभी को मिलकर एक चाप का निर्माण होता है जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। संवेदी अंग, इससे संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा तथा जीभ। संवेदी तंत्रिका, यह संवेदी अंगों से उद्दीपन को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मेरुरज्जु, यहाँ पर उद्दीपन के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। चालक व या प्रेरक तंत्रिका, इसके माध्यम से मेरुरज्जु में उत्पन्न अनुक्रिया को प्रभावी अंग तक पहुंचाया जाता है। प्रभावी अंग के प्रेरक या चालक तंत्रिका से प्राप्त उद्दीपन के कारण अंग में क्रिया होती है, जिसे हम प्रभावी अंग कहते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित भागों के नाम, प्रतिवर्ती क्रिया इन्वॉल्व है उनके नाम लिखो। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। पहला जो है वो संवेदी, दूसरा संवेदी तंत्रिका, अभी चौथा सहयोगी तंत्रिका, पांचवा है मेरुरज्जु, छठा है तंत्रिका और सातवां है प्रभावी अंग। ये आपको आकृति बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। में पदार्थ द्वारा समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। संप्रेरक का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। इन्हें हम नलिका विहीरियों के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में निर्धारित स्थान पर होती हैं, फिर भी उनके शरीर सभी द्वारा पहुंचाया, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक पदार्थ निकलता है वो सीधे रक्त में मिला दिया, प्रभावी अंग तक उसे पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायित्व पूर्ण करती है। और इन दोनों तंत्रों में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है अंतर, वो देखते हैं। तंत्रिका आवेग बहुत ही शीघ्र गति वाला और अल्पकालीन होता है, लेकिन संप्रेरक की क्रियाएं बहुत ही मंद गति से होने वाली और दीर्घकालीन होती है। इस आकृति में देख सकते हैं कौन कौन से अंग जो है ग्रंथियों में इन्वॉल्व किए जाते हैं। चेतक, पीनियल ग्रंथि, ईर्ष्या ग्रंथि, अवटु ग्रंथि और परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अंडाशय और वृषण।
इस आकृति के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ पर उपस्थित हैं। उनके कार्य अलग अलग होते हैं, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अंतःस्रावी स्थान और कुछ महत्वपूर्ण कार्य, एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे। आकृति में देखते हुए आप हर एक ग्रंथि के स्थान को समझते रहिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें ये सारी ग्रंथियां होती हैं जो कार्य करती हैं निर्माण का। नर्वस सिस्टम और हार्मोन दोनों मिलके हमारे शरीर का कार्य नियंत्रित रूप से करते हैं। हार्मोन मतलब रासायनिक पदार्थ जो ग्लैंड से निकलता है और वृद्धि, विकास और प्रजनन में हेल्प करता है। ग्लैंड दो तरह के होते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथियां जैसे आंसू या फिर लार निकलना, ये सब बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने जो सिक्रीशंस होती हैं सीधे ब्लड में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये 0.6 ग्राम का होता है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है जो हड्डियों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसकी अधिक निकले तो शरीर बहुत लंबा हो जाता है, कम निकले तो शरीर बौना हो जाता है। सभी कार्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उसे ध्यान से आपको पढ़ना है। सभी अंतःस्रावी स्लाइड में उससे पढ़कर समझने के लिए आसानी होगी। थायराइड की कमी से होने वाले रोग, गिलगा, क्रिएटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म इत्यादि। थायरॉक्सिन की अधिकता से गोइटर, एक्सोथैलेमिया, पैराथायरॉयड, ये हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे शरीर की कमी हो जाती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृद्धि जिसे कहा जाता है, ये किडनी की इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं।
पैंक्रियास। ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल, इंसुलिन रिड्यूस करता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटिक लोगों में ये इंसुलिन का प्रोडक्शन और भी दूसरे कार्य हैं। पैंक्रियाटिक जूस के डाइजेशन में ये कार्य करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। टेस्टिस कहते हैं, यह पुरुष में पाया जाता है। स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है जो अंडा है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन द्वारा प्रकार इस वीडियो में देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये जो टेबल है वो आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान से पढ़ लीजिए कि कौन सी ग्रंथियों से का स्थान कहाँ पर है, संप्रेरक कौन से होते हैं, रिलीज होते हैं और उनके कार्य। ध्यान से देखिए। हाइपोथैलेमस हस्तचेतक, यह मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के नीचे पीयूषिका स्राव को करना इसका कार्य होता है। पीयूषिका ग्रंथि पर इसे हम मास्टर मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। संप्रेरक, वृद्धि संप्रेरक का निर्माण करना, अधिवृक्क ग्रंथि के संप्रेरक का निर्माण करना, अवतु ग्रंथि संप्रेरक, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रतिमूत्रल संप्रेरक, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक। इसके कार्य देख लेते हैं। हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा देना, अधिवृक्क ग्रंथि के रिसाव को बढ़ाना, होने को बढ़ावा देना, माता को दूध करने के लिए प्रवृत्त करना, बच्चे का जन्म होते ही गर्भाशय का संकुचन करना, ऋतुस्राव का नियंत्रण, अंडोत्सर्ग करना, शरीर में पानी का अनुपात संतुलित रखना, जनन ग्रंथि विकास पर नियंत्रण रखना। गर्दन के मध्य भाग में सामने से नली के दोनों ओर पाया जाता है। इससे थायरोक्सिन और कैल्शियम होते हैं। इनका कार्य शरीर की वृद्धि और उपापचय क्रिया नियंत्रित करना, कैल्शियम के उपापचय का और रक्त के कैल्शियम पर नियंत्रण स्थापित करना। परावर्तु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि की पिछली ओर से 4 ग्रंथियां होती हैं जिसे हम परावर्तु ग्रंथि कहते हैं। पैराथॉर्मोन नामक शरीर के कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय पर नियंत्रण स्थापित करना। स्वादुपिंड, अमाशय के पीछे 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी कोशिका या एफ सेल्स। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये 4 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती हैं। ये इसका कार्य होता है यकृत को ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण करने के लिए प्रेरित करना।
यकृत को रक्त की बढ़ी हुई शर्करा का ग्लाइकोजन के रूपांतरण में हेल्प करना, आंख की गतिविधि का नियंत्रण करना, स्वादु रस के रिसाव पर नियंत्रण स्थापित करना। अधिवृक्क ग्रंथि, ये दोनों वृक्कों के ऊपरी भाग में पाती है। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो होते हैं वो आपातकालीन परिस्थिति तथा भाषंगों में व्यवहार नियंत्रित करना, हृदय और संवहन संस्थान परिसंचरण उद्दीपन करना तथा प्रदान करना, सोडियम पोटेशियम का नियंत्रण तथा उपाचय क्रिया को उत्तेजित करना। अंडाशय स्त्रियों में गर्भाशय की दोनों ओर पाया जाता है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक संप्रेरक का निर्माण करता है। इसकी कार्य जो है स्त्रियों में गर्भाशय वृद्धि करना, स्त्रियों के द्वितीय विकास करना, गर्भाशय के अंतःस्तर को गर्भाधारण के लिए तैयार करना, गर्भाधारण क्षमता की निर्मित करने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना। यहाँ पर सभी तंत्र के बारे में और रासायनिक तंत्र के बारे में वापस से हम क्या क्या हेडिंग पढ़े हैं उसे पढ़ लेते हैं। मानवीय 3 प्रकार की तंत्रिकाओं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो प्लीज स्टूडेंट्स। टीचर, आंख बंद और खोलना कौन सी तंत्रिका से होती है? दृढ़ तंत्रिका तंत्र, इसमें 3-4 तंत्रिकाएं हैं जो आंख को कंट्रोल करती हैं, जैसे पलकों का झपकाना या फिर आई बॉल के मूवमेंट्स, मतलब अपना सर घुमाए बिना हम जो आंखों को यहाँ वहां घुमा लेते हैं और देखने की जो क्रिया होती है वो दृढ़ तंत्रिका तंत्र और दूसरी और 3-4 तंत्रिकाओं से मिलकर की जाती है। नेक्स्ट कोई? गुड मॉर्निंग टीचर। बोलो। गुड मॉर्निंग। हमें जो घाव लगती है वो कैसे ठीक होता है? जो हमें चोट लगती है वो तंत्रिका तंत्र से हमें उसकी संवेदना प्राप्त होती है, उसको ठीक करने का कार्य तंत्रिका तंत्र नहीं करता है। जब हमें चोट लगता है तो जो ब्लड बाहर निकलता है थोड़े समय बाद वो जम जाता है, ठीक है। जमने के कारण एक परत का निर्माण होता है और जो विभाजी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं हमारी विभाजित होती है ना जब हमें चोट लगता है तो, ठीक है। तो वो कोशिकाएं वहां पर स्थान ले लेती हैं और जो घाव होता है उसको सील कर देती हैं। कोशिकाएं। गुड मॉर्निंग मिस। अंतःस्रावी ग्रंथियां व उनके कार्य। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये इसमें कोई नलिका नहीं पाई जाती, वे सिर्फ ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों में हार्मोन होता है जिसे हम संप्रेरक कहते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ होता है, ये स्थित कहीं और होती है और उनका जो कार्य होता है कहीं और होता है, प्रभावी अंग कहीं और होता है, ठीक है। थैंक यू मिस। टीचर, हाँ, जो हमारे पैर में और हाथ के नीचे जो रेखा होती है वो क्या होती है, उसका कार्य क्या है? रेखाओं का तंत्रिका तंत्र से कोई संबंध नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी में आता है। जो रेखाएं होती हैं वो अलग चीज है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है। टीचर, शरीर में कौन सी सबसे बड़ी तंत्रिका है? तंत्रिकाएं ही सबसे लंबी तंत्रिका होती है। और जब हम लोग ने वेगस तंत्रिका के बारे में जो पढ़ा है वो सबसे लंबी तंत्रिका होती है, मस्तिष्क से निकलने वाले सबसे लंबी तंत्रिका होती है, जो हमारे पाचन संस्थान से लेके जितने भी विसरल ऑर्गन है, हार्ट वगैरह है, सबको कंट्रोल करती है। और कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सजीवों में एक मिनट
सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, इस चैप्टर से हमने मानवीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा, जो 2 प्रकार से नियंत्रित होती है, तंत्रिकाओं द्वारा और रासायनिक नियंत्रण के द्वारा। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। स्वाध्याय के लिए जो प्रश्न है इसे आप देख लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।